जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे मायावी राहु और मोक्षकारी केतु के बारे में। वर्ष 2025 के अंदर राहु केतु एक्सेस वर्ष की शुरुआत में कहाँ रहेगा, उसके बाद ये राहु केतु एक्सेस चेंज कब होगा और उस स्थिति का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। यानी वृषभ राशि के जातकों के लिए हमारा यह वीडियो है कि आपकी राशि से राहु केतु अभी कहाँ हैं, किन नक्षत्रों में हैं, फिर कब राशि परिवर्तन करेंगे, किन नक्षत्रों में पहुँचेंगे, उसका आपके जीवन पे 2025 में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में विस्तार से हम जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आप इस वीडियो को वृषभ लगन से देखना चाहते हैं तो उसके लिए अनिवार्य है कि आपका वृषभ लगन हो और राहु या केतु से संबंधित महादशा या अंतरदशा आपको चल रही हो। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि माया के कारक राहु और मोक्ष के कारक या अध्यात्म से जुड़े हुए ग्रह केतु का आपके जीवन में 2025 में क्या प्रभाव रहेगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले स्क्रीन पर मैंने व्हाट्सएप नंबर दिए हैं। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, वर्ग कुंडलियों से उसका अध्ययन कराना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कराना चाहते हैं, सिजेरियन डिलीवरी से बर्थ टाइम निकलवाना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी हो। वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले राहु के बारे में कि वर्ष 2025 की शुरुआत में माया के ग्रह राहु, जिनका धन से विशेष संबंध या प्रभाव है, या कलयुग में सबसे तीव्र गति से धन की तरफ, ऐश्वर्य भोग विलास की तरफ आकर्षित होने वाले ग्रह राहु हैं। अगर ये राहु किसी भी हॉरोस्कोप के अंदर अच्छी स्थिति में हो या गोचर में अच्छे स्थान पे आए तो ये व्यक्ति को बहुत बेहतर स्थिति भी दे सकती है। मैंने अपने पिछले वर्ष 2024 की वीडियो में शुरुआत में ही ये बताया था कि वर्ष 2024 के अंदर गोचर के ग्रहों के कारण वृषभ राशि काफ़ी बेहतर रहने वाली है। चाहे वो शनि का गोचर हो, चाहे राहु का गोचर हो, चाहे वो गुरु का गोचर हो। यानी गोचर से संबंधित जो मुख्य ग्रह हैं वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहे। अगर प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो हो सकता है उनकी कुंडली की दशाएं खराब हो, गोचर तो परफेक्ट है। अब वर्ष 2025 की शुरुआत में हमने देखा कि राहु आपकी राशि से 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। 18 मई तक राहु यहीं पर है और शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। यानी राहु के लिए क्या है, सोने पे सुहागा कॉम्बिनेशन है। पहला भाव कौन सा है, 11वां, जो कि वृद्धि का भाव है, जो कि तरक्की का, लाभ का, प्रमोशन का भाव है, जो कि कुछ देने का भाव है, जो कि किसी चीज को बढ़ाने का भाव है। अब राहु वहाँ 11th हाउस के अंदर है तो 11वां घर अगर वृद्धि, आमदनी, प्रमोशन, तरक्की, लाभ का है तो राहु वहाँ बैठे हैं। यानी राहु की प्लेसमेंट देखिए तो बहुत सॉलिड है। दूसरा, राहु गुरु की राशि में है और गुरु कहाँ बैठे हुए हैं, आपकी राशि लगन के अंदर ही है। यानी जिसकी राशि में है उसमें भी बेहतर। फिर जिसके नक्षत्र में है वो है उत्तरी भाद्रपद नक्षत्र, वो शनि का नक्षत्र है और शनि आपके लिए योग कारक भी है। यानी राहु की पोजीशन जब तक 11th हाउस में रहती है तब तक हम राहु पे उंगली रख के ये नहीं कह सकते कि भाई इसकी प्लेसमेंट खराब है या राहु की वजह से हमें प्रॉब्लम है, जबकि राहु यहाँ देने वाला प्लेनेट है, क्योंकि वो प्लेसमेंट से, पोजीशन से, जिसकी राशि में है, जिसके नक्षत्र में है, उन सब से मिला के देखें तो बहुत बेहतर है। 16 मार्च के बाद यही राहु उल्टी गति चलते हुए पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र के अंदर आता है, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। और शुक्र कौन है, आपकी ही राशि लगन का मालिक है, फाइनेंस का कारक ग्रह है शुक्र। तो पहले कर्म कारक ग्रह के राशि में थे, नक्षत्र में थे, अब फाइनेंस के उसमें आ गए। यानी राहु की ये पोजीशन, मैं हमेशा से कहता हूं कि आप अगर इस चीज़ों में उलझे रहेंगे कि राहु की ये दृष्टि है, राहु यहाँ उच्च नीच है, तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। आप हमेशा से देखें राहु कहाँ है, वो भाव कैसा है, किसकी राशि में है, कौन उसके साथ हैं, इनसे मिले जुले प्रभाव राहु देता है। इस नियम को कहीं भी लगाइए, महादशा, वर्ग कुंडली, आप कभी फेल नहीं होंगे। अन्यथा आपको दिखेगा अरे राहु उस किताब में तो वृषभ में उच्च का लिख रहा है, दूसरी किताब पढ़ी तो उसमें मिथुन में उच्च का लिख रहा है। कंट्राडिक्शन है। कोई उसको स्वराशि किसी और राशि में बताता है, कोई किसी और में बताता है, जबकि सारी किताबों में उठा के देखेंगे तो बृहस्पति मकर में नीच का है।
और मंगल मकर में उच्च का। ये सारी क्लासिकल्स में है कि राहु केतु में ही मतभेद है, इसलिए मतभेद का काम ही मत करो, उसको प्रिंसिपल्स के हिसाब से देखो। अब यही राहु का ट्रांजिट चेंज होता है। अब राहु आता है आपके 10th हाउस के अंदर। सबसे पहले राशि या लगन से दशम भाव में अगर कोई अशुभ ग्रह बैठा हो या कोई ट्रांजिट में आ जाए या अशुभ ग्रह बैठे हुए प्लेनेट की दशा आ जाए या ट्रांजिट में प्लेनेट वहां बैठ जाए, तो ऐसा प्लेनेट अशुभ ग्रह होने के नाते आपके 10th हाउस यानी कर्म कार्य क्षेत्रों में प्रॉब्लम देने वाला योग बनता है। यानी आपको कहते हैं, शास्त्र कहता है दशम में शुभ ग्रह तो प्रोफेशनल लाइफ इजी, दशम के अंदर अशुभ ग्रह तो प्रोफेशनल लाइफ टफ हो जाती है। यानी राहु अगर 10th हाउस में आ रहे हैं तो प्रोफेशनल लाइफ पहले से कुछ टफ होगी, या ये कह लीजिए ये प्लेनेट चाहता है आपसे अधिक श्रम कराना। 18 मई से राहु 10th हाउस में है तो थोड़ा अधिक श्रम करने के लिए तैयार हो जाइए। अब दशम भाव है हमारा कार्य क्षेत्र, हमारे कर्म, और 10th हाउस में राहु है, तो राहु संबंधित वर्क, जैसे राहु आज के समय में क्या है, प्योरली सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो राहु है। मीडिया है, फैशन है, डिजाइनिंग है, एनिमेशन है, सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, मीडिया के क्षेत्र हैं, ये सब राहु के क्षेत्र होते हैं। अब राहु अगर दशम भाव में, जैसे फैशन डिजाइनिंग है, विदेश से जुड़कर काम करना है, विदेशी लोग, विदेशी कंपनियां, ये दशम के राहु से होती हैं। अब राहु यहाँ आ गया तो अगर आपका ऐसा कोई फील्ड है तो इन फील्डों के अंदर आपका स्ट्रगल थोड़ा बढ़ेगा लेकिन तरक्की भी बढ़िया होगी। और यदि आप ऐसे फील्ड से जुड़कर कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो भी आपके लिए बेहतर है, क्योंकि दशम का राहु आपको इन क्षेत्रों से फायदा देता है। यहाँ पर राहु शुक्र के नक्षत्र में होंगे, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होंगे, सॉरी गुरु के नक्षत्र में होंगे, ये शुक्र का नहीं है, ये गुरु का नक्षत्र है, तो गुरु के नक्षत्र में होंगे। और गुरु का नक्षत्र क्या है, धन कारक नक्षत्र है। गुरु आपके लिए धन यानी लाभ के स्वामी भी हैं, इसीलिए राहु जब यहाँ पर होंगे गुरु के नक्षत्र से प्रभावित होकर सुखी रहेंगे। और राहु यहाँ शनि की राशि में होंगे, और शनि की प्लेसमेंट आप देखिए वो 11th हाउस में हो रही है, हाउस ऑफ गेन, हाउस ऑफ इनकम। यानी राहु ने कहा मैं कर्म करूंगा तो शनि मुझे लाभ देंगे। कहते भी हैं शनिवत राहु, और राहु या शनि की राशि में ही है, इसलिए यहाँ राहु शनि से प्रभावित होकर फल देने वाले बन जाएंगे। इसलिए राहु का 10th हाउस में आना सिर्फ आपकी स्ट्रगल को बढ़ा सकता है, लेकिन आपको लाभ देने वाला ही बनेगा पूरे वर्ष 25 में, 18 मई से के बाद से। अब केतु को समझ लेते हैं कि केतु ग्रह को हमने पढ़ा भैया कि केतु हमारे राशि से पंचम भाव में है। पंचम भाव ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ ज़्यादा अच्छा होता है, या जहाँ बैठता है वहाँ ज़्यादा प्रभावित होता है, वहाँ ज़्यादा प्रभाव डालता है। केतु ग्रह पंचम भाव में है और एक अशुभ ग्रह है। और पंचम भाव क्या, शिक्षा, विद्या, बुद्धि, निर्णय का भाव है। वहाँ पर केतु बैठकर कन्फ्यूजन डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव मैलेफिक है। भाव वो अच्छा है, त्रिकोण भाव में राहु केतु हो तो सदैव शुभ फलदायी होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि ग्रह व्यक्ति हो या ग्रह हो, अपना स्वभाव नहीं भूलता। वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करके दिखा देगा जिससे पता लगेगा कि भाई इसका बेस कहाँ से जुड़ा हुआ है। अगर केतु 5th हाउस में है तो आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकता है। केतु अगर 5वें घर में बैठा हुआ है तो यह आपको भटकाने की कोशिश करेगा। आप अच्छी खासी शिक्षा कर रहे हैं, जब से केतु आया है आप भ्रमित हो गए। पहले दिमाग अच्छा चलता था, अब नहीं चल रहा है। पहले कैचिंग पावर अच्छी थी, अब नहीं चल रही है। अब कंफ्यूज हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि जुपिटर यहाँ बैठे हुए हैं गोचर में, और वो पंचम भाव को दृष्टि लगातार दे रहे हैं। यानी कुछ गड़बड़ अगर होना हो तो बृहस्पति की दृष्टि से वो स्थितियां संभल जाएंगी। केतु भी यहाँ 18 मई तक हैं और उत्तरा फागुनी नक्षत्र में गोचर करते दिखाई देंगे। ये उत्तरा फागुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, तो केतु 5वें घर में अशुभ ग्रह होकर शत्रु के नक्षत्र में गोचर करें तो ऐसी स्थितियों में कहते हैं कि व्यक्ति अपनी ही गलतियों से अपना हनन या नुकसान करता है, क्योंकि ये 10वें भाव से 8वां भाव है। तो एजुकेशन में प्रॉब्लम अपनी गलतियों से,
फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अपने निर्णयों से, प्रोफेशनली प्रॉब्लम भी अपने गलत निर्णयों से होती है। यही तो एक ही तरफ चलें, बिना भ्रमित होते हुए काम से काम रखें तो आपके लिए ही अच्छा रहता है। अब ये केतु करेंगे स्थान परिवर्तन। केतु का ट्रांजिट चेंज होने वाला है और केतु का ट्रांजिट चेंज होकर केतु पहुंचेंगे अब चौथे भाव के अंदर। अब राहु और केतु एक्सेस चौथे और 10वें एक्स पे आ गया। 10वें का राहु अगर प्रोफेशनली स्ट्रगल को बढ़ा रहा है तो चौथे घर का राहु माता के स्वास्थ्य को परेशान कर सकता है, परिवार के माहौल में नेगेटिविटी दे सकता है। अशुभ ग्रह होने के नाते आपको थोड़ा यहाँ ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ केतु 4th हाउस में है और चौथा घर क्या है, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी है, तो पारिवारिक सुख शांति है, आपका मन आपकी माता का है। वहाँ केतु शत्रु की सूर्य की राशि में है, तो ये पारिवारिक चिंता, परिवार के लोगों की चिंता, परिवार के अंदर कुछ कलह या डिस्टरबेंस देने में ये सक्षम है केतु, तो इससे थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि 20 जुलाई से ये केतु पूर्वी फागुनी नक्षत्र, जो कि शुक्र का नक्षत्र है, और शुक्र आपके लिए राशि या लगन के स्वामी हैं, इसलिए केतु ग्रह चौथे घर में जाके डिस्टरबेंस किसको देंगे, माता के स्वास्थ्य को डिस्टर्ब कर सकते हैं, परिवार के माहौल को डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपके मन के अंदर नेगेटिविटी दे सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियली देखें तो इसका कोई फर्क पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि केतु यहाँ अंदरूनी रूप से शुक्र के नक्षत्र में भी हैं, तो यानी कुछ स्थितियों को संभालेंगे भी। अब एक तरफ राहु और एक तरफ केतु है। मैं हमेशा से कहता हुआ आया हूँ, अपनी बहुत सी वीडियो में मैंने इसकी रेमेडी बताई है कि भाई अगर जहाँ राहु केतु की बात हो, मैं रुद्र गायत्री मंत्र से बेहतर कुछ मंत्र नहीं मानता। अगर आप उसको नियम अनुशासन से जपते हैं रोजाना, इवन शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए रुद्र गायत्री बोलते हैं, शिवलिंग के पास बैठकर रुद्र गायत्री का रुद्राक्ष माला से जप करते हैं, घर पे बैठकर रुद्राक्ष माला से रुद्र गायत्री मंत्र का जप करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप राहु केतु के नेगेटिव तत्वों को हटाना चाहते हैं तो आप जरूर अपने जीवन में रुद्र गायत्री जप को डाल लीजिए, 108 बार जरूर करिए, तो आपको बहुत बेनिफिट इससे मिलेगा। तो ये था हमारा आज का विषय कि राहु और केतु दोनों ग्रह, यानी माया के कारक राहु और मोक्ष आध्यात्म के कारक ग्रह केतु, आपके लिए कैसे रहने वाले हैं वर्ष 2025 के अंदर, उसका संपूर्ण जानकारी परिचय मैंने आपको देने की कोशिश की। जय श्री राम।